नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसमें 28 लोगों की जान जा चुकी है और इसी को लेकर बीते कल सीसीएस की एक मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। 5 मुख्य तौर पर बड़े फैसले जो कल की मीटिंग में लिए गए, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान पर एक डिप्लोमेटिक तरीके से स्ट्राइक के रूप में इसको देखा जा रहा है कि बड़े डिसीजंस प्रधानमंत्री की तरफ से लिए गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की वहां पर भी एक मीटिंग होती है और उसमें भी कुछ डिसीजंस लिए गए, बहुत सारी बातें कही गई। क्या कहा गया, क्या वो फैसले हैं, वो सब आपको विस्तार से हम इस पॉडकास्ट में बताएंगे। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर त्यागी जी। अंकुर जी, सबसे पहले आप ये दर्शकों को बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट ऐसे वो डिसीजंस जो पाकिस्तान की तरफ से लिए गए हैं और उनका हिंदुस्तान पर क्या असर होगा। देखिए, जो मीटिंग थी ये ऑब्वियस थी कि इंडिया ने कल मीटिंग की तो उन्होंने आज की। इसमें उन्होंने मुख्य तौर पे एक बात, जो सबसे बड़ी बात कही है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट को तोड़ा और साथ ही पानी का जो फ्लो है सिंधु नदी का उसको मोड़ने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, यानी कि पाकिस्तान इसको युद्ध मानेगा। तो एक तो बात उन्होंने ये की। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो डिप्लोमेटिक डाउन साइजिंग हुई है तो वो हम भी करेंगे एंड वी आल्सो हैव मेड ए कैपिंग ऑफ 30 डिप्लोमेट्स इन द इंडियन हाई कमीशन इन द इस्लामाबाद, जो इंडिया ने भी कल अपनी मीटिंग इंडिया ने भी 30 कर दिया है, उन्होंने भी 30 कर दिया है। ठीक। नंबर 2। नंबर 3 उन्होंने कहा है कि जो एयर स्पेस है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से इंडियन कमर्शियल और पैसेंजर फ़्लाइट्स के लिए बंद रहेगा, यानी वहाँ से कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी अब, और इट विल कोस्ट टू इंडियन एयरलाइंस एज़ पर मीडिया रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चौथा, उन्होंने ये कहा कि अटारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और अटारी बॉर्डर पर जो सिख श्रद्धालु हैं उन पे पाबंदी नहीं है जो करतारपुर जाते हैं, बट जो बाकी लोग हैं उन पे दिक्कत आएगी। और उन्होंने कहा है कि अटारी बॉर्डर से कोई भी जो सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है जो अफ़गानिस्तान तक भी जाता है, वो भी बंद है। पांचवा, उन्होंने ये कहा है कि जो वीज़ा है, वीज़ा सस्पेंड रहेंगे 27 अप्रैल के बाद सारे वीज़ा इनवैलिड हो जाएंगे। तो जो भी इंडियंस पाकिस्तान में हैं, चाहे उनके पास सार्क वीज़ा है, वो 27 तारीख से पहले इंडिया वापस आ जाए। तो ये फैसले हैं। ठीक है। और इसमें एक जो और बड़ा फैसला है जिस पर मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है शिमला समझौते को लेकर। हाँ। जैसा कि कल इंडस वाटर ट्रीटी ये समझौता किया कि भाई जो सिंधु जल समझौता है उसको हम रोक रहे हैं, ये भारत ने फैसला लिया। लेकिन पाकिस्तान अब कह रहे हैं कि जो शिमला समझौता है उसको हम रोक रहे हैं। तो ये क्या है? हाँ बिल्कुल, ये उसी में बोला जो पहला था, मैं स्लिप कर गया। उन्होंने शिमला समझौते को कहा कि ये होल्ड पे चला गया है। ठीक। उन्होंने भी इसे, जैसे इंडिया ने भी उसको सस्पेंड किया है तो उन्होंने भी इसे होल्ड पे कर दिया। ठीक है। होल्ड या सस्पेंड। तो उन्होंने कहा कि शिमला समझौता अब होल्ड पे चला गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला समझौता क्या है। बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब ये शिमला डिक्लेरेशन हुई तो उसमें ये बात कही गई थी कि इंडिया और पाकिस्तान के जो भी बायलैटरल इश्यूज़ होंगे वो शिमला समझौते के तहत डिस्कस किए जाएंगे, उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो ये दोनों के देशों के बीच में मुआहिदा हुआ था। अब पाकिस्तान का कहना ये है कि अब शिमला समझौते का कोई मतलब नहीं रह गया। अगर हमें थर्ड पार्टी आर्बिट्रेशन में जाना होगा या हमें आईसीजे में जाना होगा या यूएन जाना होगा तो हम जाएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के लेकिन अंकुर जी, ये तो जो समझौते का आज ये जिक्र कर रहे हैं, ये समझौता तो जब करगिल वॉर हुआ था उस वक्त पर क्या इसमें हस्तक्षेप नहीं किया था? देखिए, ये कहने वाली बात है। शिमला समझौते का कोई मतलब रह भी नहीं गया था ओवर द टाइम, क्योंकि इतना पानी बह चुका है तब से जब ये समझौता हुआ था। उसके बाद कारगिल का युद्ध भी हो चुका है, उसके बाद टेररिस्ट अटैक भी हो चुके हैं, उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनातनी भी हो चुकी है, मुंबई हमला हो चुका है। तो उसका कोई मतलब नहीं था, नहीं रह गया। तो इसका बस ये मतलब कि ये अपने वहाँ के, बिल्कुल ये अपने वहाँ की आवाम को दिखाने के लिए कि भाई हिंदुस्तान ने ये फैसले लिए तो देखिए हमने भी ये फैसले ले लिए। लेकिन जो हिंदुस्तान ने फैसला लिया, जो सिंधु जल समझौता है,
उसका असर जिस तरीके से पाकिस्तान पर पड़ेगा, हालांकि ये इमीडिएट इफेक्ट तो इसका देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिस पानी को रोक रहे हैं फिर उसको रोकने के लिए आप उसको स्टोर कहाँ पर करेंगे, आपको डैम्स बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, मतलब इमीडिएट इफेक्ट के साथ नहीं। लेकिन जो हिंदुस्तान ने डिसीजन लिया उसका जो असर होगा, क्या ये शिमला समझौते को रद्द करने का या होल्ड करने का असर हिंदुस्तान पर आपको लगता है कि दिखेगा? देखिए, शिमला एग्रीमेंट का तो कोई असर ज़्यादा होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो एक लोवेस्ट लो पे चले गए हैं। मतलब आप ये कहें कि दोनों देशों के बीच में जो ताल्लुकात है उतने ख़राब हो चुके हैं कि अब कोई शिमला समझौते छोड़िए कि मतलब ही नहीं रह मतलब जाता नहीं रह इसका, जाता। क्योंकि देखिए, डिप्लोमेटिक स्टाफ से आप अंदाज़ा लगाइए कि 30 डिप्लोमेटिक स्टाफ होंगे तो बहुत ही कम स्टाफ है। दोनों देशों जैसा, जब दोनों पड़ोसी देश है तो कम से कम 250, 200, 150 इतना स्टाफ होता है। एक तो चीज़ ये। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि एग्रीमेंट इंडस वाटर ट्रीटी का क्या मतलब है, देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन हाँ ये बात भी सही है आपकी कि बिना डैम बनाए ये चीज़ें नामुमकिन है कि हम पूरा जो फ्लो है उसको रोक दें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक तो हर साल नदी में जब भी बरसात होती है, ये लगभग सभी नदियों में होता है कि नीचे किसमें रेत जमता है, जो मैदानी नदियाँ होती हैं, जो पहाड़ पे जैसे सिंधु है वो बिल्कुल पहाड़ों से आती है जहाँ पे पत्थर हैं, तो वहाँ पे सिल्ट जम जाता है, तो वो भी साफ़ किया जाता है। तो हमेशा पाकिस्तान जब भी इस एग्रीमेंट की बात होती थी तो वो यही शिकायत करता था कि जी इसमें सिल्ट आ गया, पानी कम आ रहा है, इंडिया ज़्यादा पानी ले रहा है। तो ऐसे तरीके ऑलरेडी मौजूद हैं जिसमें हम जो बहाव है उसको पूरी तरह ना रोकें, बट उसको कहीं ना कहीं डेविएट कर सकते हैं। मतलब कि फ्यूचर का खतरा तो हमेशा उनको रहेगा इस बिल्कुल समय। रहेगा, और ये एक बड़ा झटका है, कोई माने या ना माने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिंधु का जो पानी है पंजाब सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। और मैं अपने दर्शकों को बताना ये भी चाहूँगा कि पिछले 10 दिन से या 1 महीने से पाकिस्तान में सिंधु के वाटर के ऊपर इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा है, सिंध प्रोविंस में और पंजाब में। जो पंजाब जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि सिंधु नदी का जो पानी है जो सिंध तक जाता है उसमें पंजाब के हिस्से में ज़्यादा मिले। तो जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वो चाहता है कि भैया सिंध का जितना हमें पानी पहले मिलना था उतना ही मिलता रहना चाहिए। तो ये अलग लड़ाई चल रही थी पिछले 1 महीने की जी। अब इंडिया ने जो स्टेप उठाया है उसके बाद तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अगर पानी 50% या 60% भी कम होता है तो ये अपने आप में वहाँ जो पंजाब प्रोविंस के लोग हैं, सिंध प्रोविंस के लोग हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पानी एक इसेंशियल चीज़ है। बिल्कुल। मतलब आप समझ सकते हो। बिल्कुल, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं ये पहले किसी से छिपा नहीं है। और अभी से अंकुर जी, जो पाकिस्तान ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि अगर आपने इस ट्रीटी को रोका तो इसका मतलब आपने वॉर की शुरुआत कर दी, हाँ, है ना? ये बोला और देखिए, ये मैं मतलब मुझे ये जानना है कि हमेशा पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाके इस तरीके से रोना शुरू कर देगा तो अब तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब है ना। अगर ये कहेंगे कि हमारी जो आम जनता है उसको इससे दिक्कत होगी, तो भाई हमारे हिंदुस्तान के भी तो आम ही लोग मरे हैं ना। तो अगर अब हिंदुस्तान इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर पहुंचा है तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमिकल वे में एक स्ट्राइक कर देना, एयर स्ट्राइक हमने पहले देखी है सर, सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहले देखी है, लेकिन ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस समय पर? देखिए, जो भी दुनिया में जो भी अब लड़ाई लड़ी जाती है वो कन्वेंशनल वार एक लास्ट ऑप्शन होता है कि हम किसी मुल्क के साथ सामने सामने लड़े। वॉर करने के कई तरीके हैं। वॉर करने का तरीका एक ये है कि इकोनॉमिकली दूसरे कंट्री को वीकन किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। क्योंकि आपने देखें कि पाकिस्तान 90s से जो एक्सपोर्ट कर रहा था टेररिज्म, उसके बाद अब सवाल ये उठ रहा था कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कंटेन करने की ज़रूरत है। तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों से दुनिया को बताया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, तो इस पर इकोनॉमिकली सेंक्शंस लगने चाहिए। तो एक संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF क्या करती है कि पूरी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे देखती है कि वो कंट्रीज़ को मदद मिले IMF से या वर्ल्ड बैंक से, जो कंट्री स्टेबल हैं उस पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो FATF ने पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान पर नज़र रखी। अपने रिपोर्ट्स में ये भी कहा कि आपको विदेश से पैसा फंडिंग नहीं मिलेगी IMF वर्ल्ड बैंक से, क्योंकि आपने टेररिज्म के खिलाफ ज़रूरी स्टेप नहीं उठाए। तो FATF तक भारत पहुंचा था।
FATF हो, वर्ल्ड बैंक हो, UN हो, भारत ने बार बार बताया था कि पाकिस्तान का जो मेन एक कोर पॉलिसी है वो टेररिज्म है, और इसी पॉलिसी की वजह से ये भारत को भी मतलब दिक्कत हो रही है। तो पाकिस्तान को FATF ने लास्ट ईयर ही ये इजाज़त दी थी कि चलिए ठीक है, आपका अब आप आपको ग्रे लिस्ट से उठाकर दूसरी लिस्ट में डाल देते हैं, ग्रीन में, और आपको IMF से जो आप लोन लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो इसके बाद IMF से लोन मिला पाकिस्तान को। अभी पिछले 3-4-6 महीने से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो थोड़े से बेहतर होने शुरू हुए थे, और साथ ही जो एक रेटिंग एजेंसी है फिच ने भी उसकी रेटिंग थोड़ी सी ऊपर की थी। ये जैसे ही हुआ, यानी कि पिछले 2-3 साल में तो बुरी हालत थी, डिफ़ॉल्ट की कगार पे था। जैसे ही पाकिस्तान को हल्का सा सांस आया कि मेरी इकोनॉमी ठीक हो रही है, मुझे IMF से लोन मिल रहा है, FATF की मैं ग्रे लिस्ट में नहीं हूँ, फिच ने थोड़ी सी रेटिंग स्टेबल की है, तुरंत जो है आर्मी चीफ का बयान आ जाता है। बिल्कुल। आर्मी चीफ जो कहते हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस है, और हम 2 कौमी नज़रिया, 2 नेशन थ्योरी पे पूरा मुल्क बना था। उन्होंने वही सब रेटोरिक था वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। और फिर उनके बयान के एक हफ्ते के बाद पहलगाम में ये आतंकी हमला। और अंकुर जी, इसके बाद भी ये बेशरम पाकिस्तान ये कहता है कि हमने नहीं कराया। ये मतलब बोल कैसे देता है? हालांकि सामने आकर ये तो नहीं कहेगा कि हमने कराया है, लेकिन भरोसा कौन करे पाकिस्तान पर? ये वो पाकिस्तान है जो टेररिज्म में गुड और बैड का डिफरेंस करता है कि अगर हिंदुस्तान पे अटैक किया तो अच्छा आतंक है, और अगर पाकिस्तान पर उसी के आतंक का ये मंसूबा उसको झेलना पड़ता है तो फिर ये बैड टेररिज्म हो जाता है। कौन भरोसा करे? देखो, आपको ना पाकिस्तान को समझने के लिए जो भी लोग सोचते हैं पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की जो बुनियाद थी वो उसी बुनियाद पे थी कि हमें भारत से अलग होना है, और उनका 2 कौमी नज़रिया जिसकी वो बार बार तस्दीक कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। आज की जो प्रेस रिलीज़ है फॉरेन ऑफिस की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारा तो जन्म हुआ था 2 नेशन थ्योरी पे हुआ था। तो वो 2 नेशन थ्योरी उनके दिमाग में, उनके जहन में अभी भी बसी हुई है। वो आज भी इस बात को कहते हैं कि हम और पाकिस्तान इंडिया के साथ रह ही नहीं सकता था। मुसलमान जो थे इस रीजन के, वो हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते थे। वो जो 2 कौमी नज़रिया है वो उनके दिमाग में इस कदर छाया हुआ है कि वो आज तक वो निकल ही नहीं पाए, और इसका इलाज भी नहीं है। तो ये टेररिज्म वो उसी पॉलिसी का कोर पॉलिसी जब 1947 में बनी थी तब से उन्होंने इसे अपनी पॉलिसी बनाया था। एज ए स्टेट दे हैव अडोप्टेड दिस एज एन पॉलिसी। तो जब ये एज ए पॉलिसी उन्होंने अडोप्ट की तो उसके बाद उन्होंने 1950 में पहले कबायली हमला किया, उसके बाद 1965 की जंग लड़ी, फिर 1971 में उनके 2 मुल्क के 2 टुकड़े ही हो गए, फिर 1999 में कारगिल वार हुआ। तो जब आपकी जहनियत में ये सब चीज़ें हैं तो फिर आप टेररिज्म ही फैलाएंगे, और क्या फैलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, और इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ अंकुर जी, ये तो हिंदुस्तान की सहनशीलता है कि अभी तक इस तरीके का कोई कदम नहीं उठाया गया। वरना देखिए, मुंबई अटैक होता है, हमारी संसद पे अटैक हो जाता है, 26/11 हमले हो जाते हैं, उरी अटैक हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने कभी भी इस ट्रीटी को नहीं रोका था। कभी नहीं रोका था। बातें चलती रही लेकिन कभी रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? कि वहाँ की जो आम जनता है उनको दिक्कत होगी। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ तो आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। आपको क्या लगता है कि अब सहनशीलता की लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आप ये समझो कि जो आपका पड़ोस में एक मुल्क है उसकी पॉलिसी ये है कि हमें इंडिया के साथ लड़ाई लड़नी है, हमें उसके साथ कहीं ना कहीं वो एक कहा गया था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे। एक वहाँ के पाकिस्तान के डिक्टेटर ने बोला था कि वो बार बार उन जख्मों को याद करेगा। तो उनको लगता है कि जो उनकी कश्मीर पॉलिसी है वो उनकी कोर है। अगर हम इस गलत फहमी में है कि कश्मीर उनकी कोर पॉलिसी नहीं है तो ये हमारी नासमझी है। तो पाकिस्तान कश्मीर को लेके भारत के साथ 4 जंगें कर चुका है। जितनी भी चारों लड़ाई लड़ी गई वो कश्मीर को लेके लड़ी गई। आज भी जो बाकी जो आतंकवादी हमले हुए वो एक अलग इशू है, बट उन्होंने 4 लड़ाइयाँ हमारे साथ केवल कश्मीर को लेके लड़ी हैं। तो ये उनके कोर में है। तो आने वाले समय में भी पाकिस्तान सुधर जाएगा, टेररिज्म छोड़ देगा, बात करेगा, इस बात की उम्मीद बेहद कम है। देना ही नहीं ना पाकिस्तान को तो। ये अब कोई इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज ये है कि पाकिस्तान पर इकोनॉमिकली इतना प्रेशर डाला जाए
कि उसकी कमर टूट जाए इकोनॉमिकली। दूसरा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाया जाए। और तीसरा और आखिरी जो उपाय बचता है वो मिलिट्री ऑप्शन होता है। हाँ। और मिलिट्री ऑप्शन जब होता है तो फिर तो पता नहीं वो कहाँ जाके रुकता है, फिर तो पता नहीं क्या हो। और बहुत जल्द उम्मीद करें कि ये होने वाला है। बिल्कुल, देखो हालात तो यही लग रहे हैं कि भारत ने डिप्लोमेटिकली जो स्टेप्स लेने थे वो ले चुका है। इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को बताना होगा कि पाकिस्तान आज भी टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। FATF में शिकायत कर सकता है भारत IMF से, वर्ल्ड बैंक से शिकायत कर सकता है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं इनको तो ये देखिए कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन मिलिट्री का है। तो अगर मिलिट्री का ऑप्शन होगा, जैसा लग रहा हो, उम्मीद कि शायद होगा, तो फिर वो होगा। वो अब कहाँ होगा, POK में होगा, या किसी पाकिस्तान का जो पंजाब है जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप के कैंप है वहाँ होगा, या फिर इस बार नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ कह नहीं सकते। इट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार इस पर फैसला करेगी। और ये तो मुझे लगता है कि जब हो जाएगा तभी हमारे सामने ब्रेकिंग के रूप में आएगा, क्योंकि ये तो बहुत इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। और ये लेकिन अभी जो हालात हैं उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब इट्स इमिनेंट। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं होगा, क्योंकि जो हालात हैं, जो दोनों देशों के बीच में एस्केलेशन हुआ है वो काफ़ी हाई है। हाई एस्केलेशन पे दोनों कंट्रीज अब हैं। तो अब भारत की तरफ से तो ये है कि भाई आपने निर्दोष लोगों को मारा है, ठीक ऐसे ही मारा है जैसे हमास ने 7 अक्टूबर को किया था, तो आपने भी तो वही किया है। तो एस्केलेशन तो अब है। अब देखते हैं भारत सरकार इस पे कैसे फैसला करती है। अच्छा, हम लोग कितने तैयार हैं मिलिट्री स्ट्राइक के लिए? आपको क्या लगता है? क्योंकि एक समय तो वो भी होता था जब हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं हुआ करती थी। आज तो हम देखते हैं कि कितनी आधुनिकता से लैस है हमारी सेना भी, लेकिन फिर भी इस स्ट्राइक के लिए हम कितने तैयार हैं? देखिए 2019 के बाद काफ़ी चेंजेस हुए हैं। 2019 में हमारे पास राफेल नहीं थे, राफेल जेट जो हमने फ्रांस से ख़रीदे हैं। और राफेल को ये माना जाता है कि वो 4.5 जनरेशन का एक फाइटर प्लेन है। तो एक तो वो एडवांटेज होगा इंडियन एयरफोर्स के पास। दूसरा 2019 के बाद चिनूक हेलीकॉप्टर जो हमने ख़रीदे। दूसरा जो इंटरनल इंडियन कंपनीज़ ने डेवलपमेंट किया है, मतलब खुद में मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, जैसे होवित्जर तोप हो गई, पिनाका हो गया, ब्रह्मोस हो गया, और S-400 जो हमने रशिया से लिया है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो ये तमाम चीज़ें इंडक्ट हुई हैं पिछले 7-8 सालों में। और 2025 में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर ये लड़ाई 2026 में होती तो 25 में सबसे ज़्यादा डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होना है, यानी कि जो साजो सामान ख़रीदा जाना है वो 2025 में सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाएगा। तो मिलिट्रीली अगर हम बालाकोट की बात करें तो बालाकोट टू प्रेजेंट, बालाकोट से अब आज की अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है एज ए मिलिट्री, एज ए एयरफोर्स। तो इस समय भारत की पोजीशन पाकिस्तान से बेहतर है। बेहतर नहीं मैं कहूँगा, बहुत आगे है, बहुत आगे है। क्योंकि 2019 के बाद काफ़ी नई चीज़ें खरीदी गई, नई चीज़ें इंडिजिनियसली डेवलप की गई। DRDO ने भी कई नई टेक्नोलॉजी हासिल की। अभी 4 दिन पहले लेज़र से किसी को मार गिराना है वो परीक्षण किया। उससे पहले सैटेलाइट को मिसाइल से मार के एक टेक्नोलॉजी हासिल की थी। तो ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो टेक्नोलॉजिकली तो मुझे लगता है नहीं कि इस बार अगर कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें भारत की जो प्रिपेयर्डनेस है, यानी कि जो तैयारी है, उसमें कोई कमी होगी। आप अंकुर जी, क्योंकि लगातार आप इंटरनेशनल मुद्दों को भी कवर करते रहे हैं और आप बहुत बेहतर उसके बारे में जानते हैं, तो मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ की अगर बात की जाए तो चाइना के अलावा दूसरा कोई देश पाकिस्तान के साथ तो नज़र आता नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात की जाए और वो भी इस आतंक को लेकर, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जिनका मजबूत समर्थन सीधे तौर पर, चाहे वो सैन्य के रूप में हो या फिर एक इमोशनल और एक जो डेवलपमेंट सपोर्ट होता है, वो इंडिया को मिलेगा? किन किन कंट्रीज? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, अगर एस्केलेशन होता है, एक सिनेरियो को डिस्कस कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल, आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट, बट द पॉइंट इज़ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें अच्छा किरदार निभाएंगे अगर एस्केलेशन होता है, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि दोनों मुल्कों के बीच में जो एस्केलेशन है वो नए लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि दोनों के पास कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे कि एटॉमिक डेटरेंस है। राइट।
और पाकिस्तान तो बार बार बोलता है, इवन हम तो नहीं बोलते उस तरह से कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, तो पाकिस्तान में तो ये ज़्यादा इमोशन में आके वो कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है। वो शो ऑफ करना है ना। हाँ, शो ऑफ भी करना है। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर एस्केलेशन बढ़ेगा तो अमेरिका उसमें आएगा सामने। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि एज ए मिलिट्री हमें कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, तो मेरा मानना है कि इजराइल से हमें सपोर्ट मिलेगा कुछ नई टेक्नोलॉजी में। अगर एस्केलेशन होता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर एस्केलेशन होता है तो हमें इजराइल से इस बार भी सपोर्ट मिलेगा। पिछली बार भी जब बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी, जो बम यूज़ किए गए थे वो इजराइल के थे। तो मुझे लगता है कि एज ए टेक्नोलॉजिकली इजराइल से सपोर्ट मिलेगा, और एज ए डिप्लोमेटिकली अमेरिका नहीं चाहेगा कि एक नया युद्ध हो, इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़े। तो कहीं ना कहीं अमेरिका बीच में डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएगा। बिल्कुल। तो अभी यही उम्मीद की जाए कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा सरकार के डिसीजंस का कि हिंदुस्तान में किस तरीके के फैसले इसके मद्देनज़र लिए जाते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ हम इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सिचुएशंस को समझ कर ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, लेकिन फाइनल इंतज़ार अभी सरकार के फैसले का इसको लेकर करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अंकुर जी इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।